हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है विकास, यानी फर्स्ट चैप्टर हमारा डेवलपमेंट। और इसमें हम करने वाले हैं जो 2021 का जो न्यू सिलेबस अभी आया है, हम स्टार्टिंग कर दिए हैं क्लास 10th का। जितने भी सारे जो चैप्टर है सबका मैंने अब वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने जो जितने भी विकास के चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन सबको याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकास क्या है। देखो, विकास का मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी लोगों के जीवन में सुधार और साथ ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना विकास कहलाता है। देखिए, जो विकास जो होता है, देखिए विकास अगर आप भौगोलिक में देखेंगे तो विकास कुछ और होता है, राजनीतिक में देखो तो विकास कुछ और होता है ना। और अगर इसमें क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़े हो अर्थशास्त्र में विकास, तो उसमें ज़्यादातर बात किया जाता है आर्थिक स्थिति के हिसाब से। यानी हमारा जो देश है इकोनॉमिक्स में, कि इसका इकोनॉमी के आधार पर विकास कैसे होता है, जैसे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है या कमी होती है, ये विकास कहलाता है। ठीक है, अब जब अर्थव्यवस्था वृद्धि कब होगा, जब स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होगी भाई, यही ना। तो जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ऑफकोर्स सब शिक्षा उसके पास होगी। जब शिक्षाएं होगी तो हमारा देश ऑटोमेटिक ही अर्थव्यवस्था वृद्धि करेगा, भागेगा एकदम, है ना। तो इसीलिए याद रखना है कि विकास का मतलब ये होता है कि जहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षाएं जैसे लोगों के जीवन में सुधार आने लगे, शिक्षाएं बढ़ने लगे, स्वास्थ्य अच्छी होने लगे, तो और साथ ही उसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो जाएगा। समझ गए? यानी अर्थव्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य सब एक दूसरे क्या है, पूरक है, निर्भर है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, विकास है। यानी ऐसे भी हो सकता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन में सुधार अथवा जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि या निर्माण या अर्थव्यवस्था की उच्च गति की ओर गति करना, ये सारे क्या है, विकास है। ठीक है, तो ये विकास बहुत ही आसान शब्द में समझाया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि देखिए, जैसे विकास के लिए हमने जैसे कि बात किया कि विकास का जो महत्वपूर्ण अंग है स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, ये सारे हमारे विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक और है जिसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। अगर हमें ये देखना है कि विकास कर कैसा रहा है, उसका अंग क्या हो सकता है, तो एक और क्या हम लिख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय। या प्रति व्यक्ति आय से हम विकास को उतार चढ़ाव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली गई औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब जैसे देखिए कि देश की कुल आय कितना है, कितने हैं कुल आय। अगर एक व्यक्ति क्या है, जो देखो एक होता है जो अमीर होता है काफ़ी, और एक होता है गरीब। अभी अमीर और गरीब के बीच का हम इसका नहीं देखेंगे, जो इसके बीच में है, जो मिडिल क्लास लोग है, कितना कमाता है, उसको उसकी आय लेंगे। जैसे कि हमारा नॉर्मली फैमिली कमाता है 10,000 तक महीना कमा लेता है ना, 9-10 हज़ार, मैंने नॉर्मल मिडिल क्लास। और तो ये इनकी जो जनसंख्या है, नॉर्मल 10,000 कमाने वाले, 9-8 हज़ार कमाने वाले लोग, और जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़। ठीक है, तो 150 करोड़ है, तो इससे अब इससे भाग किया जाए तो आपका जो औसत आय निकलेगा, जो भाग करके आपका निकलेगा, वो आपका आ जाएगा विकास का काम आएगा। ठीक है, वो विकास में योगदान देगा। तो इसका मतलब ये है कि विकास में काम योगदान देने वाली इसका अंग जो है, या सहायक अंग कह सकते हो, तो क्या क्या है इसका, कि विकास के स्वास्थ्य और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों मिलकर ही आगे विकास को बढ़ाएगा। अगर ये तीनों में से कोई एक चरमरा गया तो विकास फिर डगमगा जाएगा। कैसे? जैसे स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर वो अपना शिक्षा ग्रहण कर पाएगा ना, कमा पाएगा। अगर शिक्षा नहीं है तो फिर वो स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाएगा, क्योंकि काम करते करते थक जाएगा। अब प्रति व्यक्ति आय नहीं है तो भैया विकास कैसे होगा। मतलब ये तीनों एक दूसरे क्या है, जैसे सूरज और जो धरती है ना, इसके बीच के जो अंतर है और पूरक है, वो उसी प्रकार ये है। जैसे आकाश और जो पृथ्वी धरती का अंदर है जमीन का, उसी प्रकार वो भी है। अगर वो एक दूसरे का पूरक है, ठीक है, तो इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय को सहायक अंग भी कहा जाता है विकास का। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करो। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं 3 आधारभूत मानव विकास में सहायक अंग। अब देखो 3 मानव विकास में सहायक अंग क्या क्या था। अभी जैसे हमने पिछले में बात किया, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सारे 3 क्या है हमारा,
ये 3 है, हमारा 3 प्रकार है। इससे हम ये विकास, मानव विकास में की सहायक जो सहायता करता है, ये 3 जो अंग है ये मानव विकास में सहायता करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिव्यक्तियाँ, ठीक है। देखिए इसको आप एक्सप्लेन कर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बना के भी अपने तरफ से लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। और जो महत्वपूर्ण जो पेपर में आने की संभावना है वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि 3 आधारभूत मानव विकास का अंग क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिव्यक्तियाँ, ठीक है। अब इसी के साथ साथ चलते हैं हम आगे के प्रश्नों पे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, सतत पोषणीय विकास। देखो सतत पोषणीय विकास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक है। और चलिए तो सतत पोषणीय विकास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, देखो सतत पोषणीय विकास हम 7वीं 8वीं 9वीं से करते आ रहे हैं, ठीक है। सतत पोषणीय विकास पर्यावरण हानि पहुंचाए बिना विकास करना, जिससे आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतें को समझौता किए बिना उपयोग करना अथवा वर्तमान में संतुष्टि प्राप्त करना। देखो समझ में आया, संतुष्टि प्राप्त, ये क्या है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे देखो कि पर्यावरण में जैसे क्या क्या चीज़ है सीमित है, जल्दी बताओ। जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज, लवण, धातु, ये सारे क्या है आपका सीमित है। अगर मान लो कोयला को लाखों साल लग जाता है, पेट्रोल को हजारों साल लग जाते हैं भाई बनने में, अगर उसको हम खर्च करते गए भाई, तो तुम्हारी जो पीढ़ी आएगा वो हमको बहुत सुनाएगा कि खुद तो यूज कर लिए और हमारे लिए बचा के तो रखे नहीं, फिर अब क्या मुंह दिखाओगे। इसीलिए कि उनको समझौता नहीं करनी चाहिए कि भैया तुम इतना कोयला लो हम इतना कोयला लेंगे, तो ऐसा नहीं, समझौता नहीं होना चाहिए कि, तो इससे कैसा क्या है कि हम मतलब संसाधनों का ऐसा उपयोग करें कि भविष्य में लड़े ना, समझौता ना करना पाए और हमें संतुष्टि भी मिल जाए, अभी ऐसा उपयोग करना चाहिए। तो ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है, यानी ये सतत पोषणीय विकास एक नियम बनाया गया था, ठीक है। तो जिसके कारण सारे देश अपने देश में लागू करने लगा कि भैया इससे तो सही बात है, ये अगर लागू हो गया तो आगे की जो सीमित जो संसाधन है वो यूज़ करने लायक बन जाए, ठीक है। इसलिए सतत पोषणीय विकास इसे कहते हैं। कोई दिक्कत कि इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, मुझे पता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता होगा, है ना। ये जो मेरा जो घर है ना वो रोड के किनारे है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, ठीक है। आप फिर माइनस ज़रूर कर लें यार, ठीक है। चलिए तो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है। देखो मानव विकास में आपको मैंने बताया था कि क्या क्या अंग था, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिव्यक्तियाँ, ठीक है। मतलब इन सब का क्या है, रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो इसका करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP के नाम से जाना जाता है, जो कि हर साल वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है। मैंने हर साल वो तैयार करता है कि कौन, सारे देश का करता है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना, ये एक संस्था है, ठीक है, जो विदेशों में, तो ये सारा ये निकालता है, प्रकाशित करता है कि किसके कितने कौन विकास कर रहा है, कौन डूब रहा है, सारे देश, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा मानव विकास रिपोर्ट कौन करता है, UNDP, ठीक है। हाँ, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्ण जो है नवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन आप 7वीं 8वीं 9वीं तो देखो इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो, नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, छठी तक के बच्चों को पता होता है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है आजकल। तो नवीकरणीय संसाधन देखो इसको हम भी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में कैसे लिखेंगे, देखो तो वह संसाधन जिनका प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग करते रहते हैं या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। वह संसाधन जिनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग करते रहते हैं या कर सकते हैं, जैसे कि आपने नवीकरणीय संसाधन आपको भी पता हो कि क्या होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समझ गए, और जितने भी ये गोबर गैस हो गया, बायोगैस हो गया, ये सारे क्या है हमारी जो नवीकरणीय संसाधन, इसको हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पवन जल ऊर्जा में आपने किया था कि हमने पढ़े थे पिछले अध्याय में, प्राकृतिक एवं संसाधन में है जो कि भूगोल में है, तो उसमें भी आपने पढ़ा था, उसमें कई तरह से ऊर्जाएं बनाई जाती हैं जैसे जलन तरंग के द्वारा, तो भी नवीकरणीय संसाधन में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिर से जिसका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, बार बार जो कभी खत्म ही ना हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है विकास, इसमें अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो जैसे कि सूर्य के प्रकाश कभी खत्म हो सकता है, बिल्कुल नहीं खत्म हो, हवा कभी खत्म हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार
ये नवीकरणीय संसाधन में डाला। अब इसी के साथ साथ और नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय संसाधन में देखो, नवीकरणीय का मतलब जिसमें कर सकते हैं, अब और लग गया तो भैया नहीं कर सकते। जैसे वे संसाधन जिसका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग में नहीं किया जा सकता या नहीं होता है, इसका पुनः उपयोग फिर से नहीं कर सकते। जैसे देखो, कोयला, पेट्रोल, धातु, वनस्पति, ये सब का फिर से उपयोग नहीं कर सकते बाबा, नहीं कर सकते। ये सब सीमित है, खत्म हो गया तो फिर गयो। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन में रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि देखो नवीकरणीय 8वीं से 8वीं में पढ़ते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो, तब भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में। देखो, शिशु मृत्यु दर होता क्या है? शिशु मृत्यु दर होता है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपातों को शिशु मृत्यु दर कहा गया है। मतलब 1000 प्रति व्यक्ति शिशु जब जन्म लेता है, उसमें से 1 साल से कम आयु वाले बच्चे मर जाता है, उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, अगर समझ में ना तो कमेंट जरूर करें। हाँ, तो इसी के साथ साथ हम बात करते हैं साक्षरता दर के बारे में, यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं उसकी दर के बारे में पढ़े। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहा गया है। समझ में आया? देखो कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षित है, उसे साक्षरता दर में रखा जाएगा। 7 वर्ष से नीचे वाले को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नियम कानून में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है साक्षरता दर कितने पे। तो 7 वर्ष से ऊपर आयु वाले जितने भी बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उन्हें साक्षरता दर में रखा जाता है। ठीक है, जनसंख्याओं का अनुपातों को साक्षरता दर कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, और बाकी अगर कुछ समझ में ना आया हो, अगर कोई भी डाउट्स हो तो जरूर कमेंट में जरूर जवाब दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।